हेलो। अगर मैं कहूं कि आपका जो मोबाइल चार्जिंग का जो काम है वो हमारे द्वारा प्रोड्यूस किए गए मैग्नेटिक फोर्स से जुड़ा है, तो आप यकीन करेंगे? जितने भी मूविंग चार्जेस हैं उनके द्वारा चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जिसके वजह से मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है। और ये किस किस तरीके से क्रिएशन होता है और हम कहां कहां इसे महसूस करते हैं, इन सारे कहानी को हम लोग समअप करेंगे हमारे इस चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में। आइए इस सफर को हम शुरू करते हैं। मैं नितेश रंजन, मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं ये प्यारा सा चैप्टर को। सो स्टे ट्यून विद मी टिल द लास्ट ऑफ दिस सेशन, ताकि आपको अगर कोई भी परेशानी आ रही हो या फिर कोई भी सवाल हो तो आप झट से मुझसे ये सवाल कर सकते हैं और हमारे नीचे दिए गए जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप ये क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि यहाँ ये जो चैप्टर है ये चैप्टर काफी अच्छा वेटेज कैरी करता है और साल दर साल आने वाले जेई के जो सवाल हैं उसमें ये कई बार देखा गया है। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आधार पे हैं, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि हर एक साल कितने क्वेश्चंस ऑन एंड एवरेज आ रहे हैं इसमें से, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि हमें इस चैप्टर को कितने बेहतरीन तरीके से करना है। ज्यादा देर न लगाते हुए मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाऊं कि यहाँ हम लोग सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लेंगे एंड इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे बहुत ही प्यारे भाई साहब का जो है बायोट-सवार्ट। ये बायोट-सवार्ट लॉ ये काफी अच्छा एक लॉ है जिसके वजह से हम लोगों को कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने में काफी आसानी होती है। तो हम लोग बायोट-सवार्ट लॉ के बारे में जानेंगे। देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट the magnetic field on the axis of circular current loop and circular arc. Magnetic field inside a long straight current carrying wire, मतलब अगर वायर जो है वो स्ट्रेट कुछ इस तरीके से हो तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, ये कुछ उसी प्रकार का सवाल है जो हम लोग ऑलरेडी कहाँ देख चुके हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैट में देख चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर भी वही चीज देखने जा रहे हैं। एंड देन आफ्टर वी विल बी कमिंग अप विद एम्पियर्स लॉ। इसके आगे का जितना भी पार्ट है इसे हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट सेशन में। मैं आज के इस सेशन में इतना सा पार्ट कवर अप करने जा रहा हूं बच्चों। ये जो पार्ट है अगर आप लोग कवर अप कर लेते हो तो इसके आगे का जो पॉइंट है वो आपके लिए काफी आसान होने जा रहा है। चलो मैं इस सेशन में इस सफर को आगे बढ़ाता हूं एंड मैं डायरेक्टली इंट्रोडक्शन पे आता हूं। यहां देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म जो है ये हम लोगों को बहुत कई एक सालों से नोन है, लेकिन हम लोगों के नॉलेज में ये आया अभी से लगभग 200 साल पहले से। और ये 1820 में ये हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। डेनिस फिजिसिस्ट जो हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड थे, इन्होंने ये चीज नोटिस किया कि जब कभी भी करंट फ्लो करता है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से तो इससे क्या होता है, एक नोटिसेबल डिफ्लेक्शन हम लोग फील करते हैं नियर बाय मैग्नेटिक कंपास नीडल। मींस व्हाट, whenever we are going to have a compass needle and we are going to just present it in just nearby the region of current carrying wire, then we are going to feel some deflection in that particular needle। इस नीडल में जब कभी भी हम किसी भी नीडल को करंट कैरिंग वायर के पास लेकर जाएंगे तो हम ये महसूस करते हैं कि उसमें कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है। ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका कुछ पैटर्न है। इस पैटर्न को हम लोग अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग तरीके से डिफाइन किए, वो भी हम लोग अभी देखेंगे। फिर अब इसके आगे जो है वो क्या है वो देखो। He found the alignment of the needle is tangential to an imaginary circle। इमेजिनरी सर्कल मतलब क्या है वो देखो। हम लोग ऐसा हुआ कि जब कभी भी कोई देखो स्टूडेंट्स क्या है कि मैं सबसे पहले तो तुम लोगों को ये चीज बता दूं कि तुम्हारे ध्यान में तो होगा कि ये करंट कैरिंग वायर कुछ इस तरीके का है, क्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके इर्द गिर्द मतलब अराउंड इट्स पेरिफेरी क्या है कि एक सर्कुलर रीजन आप क्रिएट कर दो।
कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, देखो कुछ इस तरीके से। आप जब ये सर्कुलर पेरिफेरी क्रिएट कर रहे हो तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो यहाँ आप लोग देखोगे वी फाउंड दैट द अलाइनमेंट ऑफ द नीडल इज टेंजेंशियल टू एन इमेजिनरी सर्कल। अगर ये वायर है, इसमें अगर करंट जा रहा है और उसके अराउंड हम लोग अगर कोई भी आयरन ओर्स रख दें, आयरन ओर्स मतलब क्या, आयरन का जो पाउडर होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि वो गर्दा, धूल, जो आयरन के फिलिंग्स जो होते हैं उसे हम लोग वहां पे रख दिया अगल बगल में और तब करंट फ्लो कराए, तो हमें ये मालूम चलेगा कि ये सारे के सारे जो आयरन ओर हैं वो अपने आप को प्रॉपर्ली अलाइन कर लेंगे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। So we came to know about this particular condition and we just understood कि यही पैटर्न होगा और यही पैटर्न को लेकर हम लोग ओयस्टर का एक थ्योरी बना दिए। देख रहे हैं यहाँ पर, देखो as its center and as its plane perpendicular to the wire, ये जो पर्टिकुलर सर्किल है इसका जो प्लेन है इट इज, अगर ये प्लेन है, ये मान लो ये इसका डायमीटर, तो इसका डायमीटर इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेसमेंट ऑफ द वायर। क्लियर? ये स्टेटमेंट मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। एंड वन मोर थिंग इज व्हाट कि हर एक जगह पर टेंजेंशियली एक्ट करता है, मतलब कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ये टेंजेंशियली एक्ट करता है। क्लियर है फ्रेंड्स? वेरी गुड। चलो यहाँ देखते हैं। इट इज नोटिसेबल व्हेन द करंट इज लार्ज एंड द नीडल सफिशिएंटली क्लोज टू द वायर सो दैट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मे बी इग्नोर्ड। मतलब क्या है फ्रेंड्स? देखो ऐसा है कि करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है, बट इट डजंट मीन कि आप 10 किलोमीटर पे जाके मैग्नेटिक फील्ड चेक करना शुरू कर दो। आप लोगों में से बहुत ही खुरापात दिमाग लोग भी हैं जो कि ऐसा काम कर सकते हैं। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखें कि अगर ये जो कार्य है वो आपके वायर के बहुत नजदीक, अगर नजदीक के क्षेत्रों में हो रहा होगा तो ये चीज हम लोग नोटिसेबल महसूस करेंगे, अदरवाइज इट विल नॉट बी नोटिसेबल। फाइन? यहाँ पर ध्यान दो, ये चीज कुछ इसी प्रकार का कंडीशन है। रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्सेस द ओरिएंटेशन ऑफ द नीडल मींस व्हाट? अगर ये वायर है, इसमें करंट जो है वो अगर ऊपर की तरफ जा रहा था और कुछ इस तरीके का सर्किल है, इस तरीके का मतलब समझ लो यही डायरेक्शन है, अगर तो अगर हम इसे रिवर्स कर दें, वायर को अगर हम रिवर्स कर दें तो ये जो डायरेक्शन जो इस तरीके से चल रहा था वो अब इस तरीके से चलने लगा, मतलब इट विल जस्ट रिवर्स इट्स पैटर्न। ये कंडीशन है जो यहाँ पर बोला जा रहा है। देखो फ्रेंड्स, जो भी स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पर वो एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एंड आगे आने वाले जो स्लाइड्स हैं उसमें मैं ये बहुत अच्छे तरीके से डायग्रामेटिकली भी क्लियर करूंगा। सो इस चीज को आप लोग ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये सारे पॉइंट्स आप लोग बोर्ड में लिख सको। नेक्स्ट, द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द करंट और ब्रिंगिंग द नीडल क्लोजर टू द वायर मींस व्हाट? जैसे जैसे हम लोग नीडल को क्लोज लाएंगे वायर के, वैसे वैसे हम लोग डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा महसूस करेंगे। महसूस हम नहीं करते, वहां पे डिफ्लेक्शन शो होता है। क्लियर? तो द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द करंट और ब्रिंगिंग द नीडल क्लोजर टू द वायर, and if iron fillings sprinkled around the wire arrange themselves in concentric circles with the wire as its center। मतलब अगर ये वायर है फ्रेंड्स एंड इसके इर्द गिर्द अगर हम लोगों ने आयरन फिलिंग्स रख दिया है तो वो कुछ इस तरीके से खुद को अलाइन कर लेंगे एज इफ कि दिस इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस पर्टिकुलर वे। तो ये हमारा एक टेंजेंशियल वे है जिस तरीके से ये पर्टिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा होगा। आई होप कि आप लोगों को ये बातें क्लियर हो चुकी। क्लियर है? चलो, Oersted concluded that moving charges or currents reduce the magnetic field in the surrounding space। वो कंक्लूड किए कि मूविंग चार्ज और करंट रिड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। सराउंडिंग स्पेस का जो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट था उसको ये रिड्यूस कर देता है, ये उन्होंने महसूस किया। अब ये सारे रीजन क्यों करता है, कैसे करता है, जब जब वो पॉइंट आएगा हम लोग उसे देखते चलेंगे। A current carrying conductor produces a magnetic field around the conductor represented by concentric closed magnetic field lines. The direction of B and direction of flow of current I can be founded by the following। मतलब समझो क्या है, यहाँ देख रहे हो फ्रेंड्स आप, यहाँ का जो डिस्टेंस है इट इज ग्रेटर
ग्रेटर फ्रॉम व्हाट, मैं एक और सर्कल अगर बना दूं लाइक दिस, ध्यान दो, मैं अगर एक और सर्कल बना दूं लाइक दिस, तो आप बोलोगे कि यहाँ का जो सर्कल है, जो आप ये सर्कल बनाए हो सर, इसका जो डिस्टेंस है, ये अगर मान लेता हूँ मैं R2 एंड ये जो सर्कल है इसका मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ R1, तो you would have understood कि R1 is greater than R2. I think it is very much clear to all of you. Yes or no? चलो, अगर ये डिस्टेंस जो है it is greater than R2 means what? Means what students? That जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस में आगे बढ़ेंगे, चाहे डिस्टेंस में हम लोग घटेंगे, वैसे वैसे एक सर्कुलर लूप ही बनेगा। वैसे वैसे क्या बनेगा स्टूडेंट्स? सर्कुलर लूप ही बनेगा। तो उसके सेंटर पे क्या होगा? करंट कैरिंग वायर विल बी एट इट्स सेंटर एंड अराउंड इट ऑल द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विल बी द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? ये चीज यहाँ पर वेस्टर्न ने आयरन फिलिप्स को रखने के बाद ऑब्जर्व किया और उसे एक स्टेटमेंट दिया। अब ये पॉइंट आ रहा है कि इस सारे चीजों को कंक्लूड डायरेक्शन में कौन कर सकता है और किस तरीके से किया जा सकता है। तो अलग अलग साइंटिस्ट डायरेक्शन के लिए अपना अलग अलग थ्योरी दिए। अब इन सारे थ्योरीज को हम लोग अभी इस पर्टिकुलर स्लाइड में देखेंगे और उस चीज को हम लोग फॉलो करेंगे कि भाई जो भी हम लोगों के लिए सही होगा हम लोग उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। Coming to Ampere's swimming rule. Yes. So अगर हम लोग एम्पियर स्विमिंग रूल के बारे में बात करें, स्विमिंग रूल के बारे में, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट आप लोगों के सामने रखूंगा। वो पॉइंट है SNOW, स्नो रूल। So स्टूडेंट्स, इसी चीज को हम लोग स्नो रूल से भी कई एक लोग इस चीज को कहते हैं। और ये क्या कहता है, ये स्टेटमेंट क्या कहता है, चलिए हम लोग इस चीज को देखते हैं। Imagine a person swimming horizontally over above a straight current carrying conductor parallel to the conductor, swimming along the direction of the flow of current in it by facing the conductor। मतलब क्या? ये अगर कंडक्टर है, इस कंडक्टर को ये फेस करते हुए अगर इसके along मूव कर रहा होगा, अगर ये ऐसा महसूस आगे बढ़ रहा होगा, वन मोर थिंग, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि दिस इज अ काइंड ऑफ टफ स्टेटमेंट और इस चीज को हम लोग करेंगे तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत सारा स्टेटमेंट अभी आने वाला है जो एक दूसरे से इजी लगेगा आपको और आपको जो बेटर लगे आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। मैं हर एक स्टेटमेंट बस आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ। तो ये अगर इस तरीके से चल रहा है तो स्नो रूल क्या कहता है, अगर साउथ नॉर्थ एंड डिफ्लेक्शन विल बी ओवर वेस्ट, मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये देखते हैं। देखो, ये कहा जा सकता है कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है और यहाँ कोई एक इंसान तैर रहा हो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से तैर रहा हो, ये देखो, तो अगर ये हमारा साउथ से नॉर्थ की तरफ का डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, तो आप ये बताओ कि ईस्ट और वेस्ट किस तरफ होगा। ऑब्वियसली दिस साइड इट विल बी ईस्ट और ये साइड हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, वेस्ट होगा। यस और नो? यस। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा और अगर हम लोग करंट अगर इस तरफ है और मैं अगर जूम करता हूं कि स्विमिंग कुछ इस तरीके से हो रहा है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा निडल का, वो डिफ्लेक्शन इन द निडल विल बी लाइक दिस, इट विल बी टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब दिस विल बी द डिफ्लेक्शन। ये स्टेटमेंट है स्नो रूल। कुछ उसी तरीके का रूल ये एम्पियर्स बाबा ने स्विमिंग रूल के फॉर्म में दे दिया। वो कह रहे हैं क्या, a north pole of a magnetic needle placed below the conductor would be get deflected toward the left hand of the swimmer। मतलब अगर ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, अगर ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमारा कुछ, ये जो नीडल आप देख रहे हो, ये वाला जो नीडल है, ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाएगा एंड इट विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाएं हाथ की ओर ये डिफ्लेक्शन देखा जाए। तो ये एम्पियर्स स्विमिंग रूल है। इसे अगर आप लोगों को सही लगे तो आप इसे करना। मैं आपको
ये सजेस्ट नहीं करूंगा, जस्ट आई हैव डिटेल्ड इट और कुछ नहीं। देन वन मोर रूल इज देयर, एम्पियर्स राइट हैंड ग्रिप रूल। अब ये एम्पियर्स राइट हैंड ग्रिप रूल क्या है? एकदम सिंपल राइट हैंड थंब रूल के जैसा ही है ये। इसमें क्या है, ये देखो, ये अगर करंट कैरिंग वायर है, इसमें बोला जा रहा है कि if straight current carrying conductor is held with the right hand with the thumb indicating the direction of flow of current in it, then the curved fingers around it. कर्व्ड फिंगर्स मतलब क्या? अगर मैं थंब को रख दिया करंट के डायरेक्शन में और अपने इस उंगलियों को कुछ इस तरीके से कर्ल किया, तो जो दो कर्व्ड फिंगर होंगे अराउंड इट forming the grip indicate the direction of the associated magnetic field lines. मतलब क्या है? जो ग्रिप होगा, जो ये आप देख रहे हो, ये जो उंगलियां हैं, ये जो ग्रिप बना रही होंगी, इट विल बी एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इट विल बी कंसीडर्ड एज एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब देखो क्या है, अगर हम लोग थंब को कुछ इस तरीके से रखें और हमारा जो उंगलियां हैं, हमारी जो उंगलियां हैं वो कुछ इस तरीके से मूव ऑन कर गई, तो हमारा जो ये थंब आप देख रहे हो, ये जो उंगलियां देख रहे हो, इस उंगलियों की जो डायरेक्शन है, कुछ यही डायरेक्शन आप लोग कंसीडर करोगे किस चीज का? मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैं बोलूंगा कि इसको इतना स्टेटमेंट से समझने की जरूरत नहीं, इसको राइट हैंड थंब रूल से समझते हैं भैया, बहुत इजी पड़ जाएगा हम लोग के लिए। देखो क्या है, राइट हैंड थंब रूल के आधार पर हम लोग अगर इसको देखें तो वो क्या है वो देखते हैं। देखो ये हम लोगों का करंट कैरिंग वायर है और इस करंट कैरिंग वायर पे ये रहा हमारा करंट का डायरेक्शन। मैं यहाँ पर अपने थंब को प्लेस कर दिया और जब मैं यहाँ पर एक पाम रूल होता है, इसे मैं कह रहा हूँ पाम रूल। पाम रूल क्या है वो देखो। अब आपको मैं बोलूंगा कि ये जो पाम रूल है इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मुझे जो सबसे आसान लगने वाला जो रूल है वो है पाम रूल। ये पाम रूल क्या कहता है वो देखो। मैं बोला कि अच्छा तुम्हें यहीं पे निकालना है ना, चलो कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें वहां निकालना है मैं उसका उपाय अभी किए देता हूँ। देखो मुझे यहाँ से मान लो यहाँ पर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे ओरिजिन मान लूंगा, दिस इज 0,0 एंड ये हमारा एक पोजीशन वेक्टर है भाई। क्लियर है? क्लियर है फ्रेंड्स, वेरी गुड। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने थंब को प्लेस कर दूंगा करंट के डायरेक्शन में और पोजीशन वेक्टर की तरफ अपनी पाम को ओपन करूंगा। जब मैं पाम को ओपन किया तो मैं क्या महसूस करूंगा कि जो हमारा पाम ओपन हो रहा है ये इनसाइड दिस फील्ड है, मतलब ये जो प्लेन है इससे ये अंदर की ओर जा रहा है। ये पाम का जो डायरेक्शन है वो अंदर की ओर ही है ना भाई, बस ये अंदर की ओर जा रहा है। तो आपको अंदर की ओर जाने वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है क्रॉस से, और जो बाहर की तरफ आने वाला जो डायरेक्शन है इसको आप लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, दिस विल बी कंसीडर्ड एज आउटसाइड एंड दिस विल बी कंसीडर्ड एज इनसाइड। तो पाम रूल क्या है ये आप समझ गए हो। करंट की तरफ थंब रखो, पोजीशन वेक्टर की तरफ अपने हैंड को ओपन करो, जिस तरफ भी पाम ओपन हो रहा है दैट इज द डायरेक्शन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग। क्लियर है? समझ गए फ्रेंड्स? इसके बाद मैं राइट हैंड थंब रूल भी बताऊंगा। आप लोगों के दिमाग में बुलबुली तो वही रहा होगा, भैया हम तो राइट हैंड थंब रूल को सुने थे, ये सब क्या दे दिया गया। तो एक पाम रूल है और ये बहुत ज्यादा हाईली सजेस्टेड रूल है। ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छा काम करने जा रहा है, बहुत आसान कर देगा आपके न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट इज भैया मैक्सवेल कैसे शांत बैठते हैं। मैक्सवेल ने कहा कि भाई मुझे तुम इज्जत नहीं दोगे, मैं भी बहुत बड़ा फिजिसिस्ट हूं, मैं भी कुछ दिमाग लगा लेता हूं भाई। तो उन्होंने कहा क्या कि इफ द ट्रांसलेशनल एडवांसमेंट ऑफ द स्क्रू डायरेक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। मतलब क्या ट्रांसलेशनल एडवांसमेंट, मतलब ये बहुत हाई फाई जो इंग्लिश होती है ना, इसी से डर लगता है भाई। देखो ये अगर करंट कैरिंग वायर है, ये देखो ये अगर करंट कैरिंग वायर है और वायर में कुछ करंट जो है वो कुछ इस तरीके से मतलब नीचे की ओर है, तो ये स्क्रू को जाना किस तरफ होगा, नीचे की ओर ही तो जाना होगा। कि स्क्रू को जाना किस तरफ होगा भाई ये बता दो। ये स्क्रू को कुछ इसी तरफ जाना पड़ेगा। वेरी गुड। तो अगर ये स्क्रू को तुम नीचे की तरफ लेके जाना चाहते हो, नीचे की तरफ लेके जाना चाहते हो, तो नीचे की तरफ जब जाएगा तो ये किस तरफ मूव करेगा बताओ बताओ बताओ। ऊपर से देखो, तुम ऊपर से देखोगे तो ये किस तरीके का है, क्लॉकवाइज। तो ये कुछ इस तरीके का महसूस करोगे तुम, इधर से ये इन हो रहा है और इधर से ये बाहर की ओर आ रहा है, मतलब ये कुछ इस तरीके का
कंडीशन बनाएगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? मतलब ये कुछ इस तरीके का कंडीशन बनाएगा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब मैक्सवेल ने कहा कि भैया तुम्हें समझाएंगे तो जरूर, लेकिन अब कुछ टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे ताकि तुम लोग हो जाओ कंफ्यूज। तो यही है मैक्सवेल का तरीका। उन्होंने ये चीज बताया कि अगर आप लोग करंट को नीचे की तरफ एज्यूम कर रहे हो तो इसका टेक्निकल एडवांसमेंट, सॉरी ट्रांसलेशनल एडवांसमेंट नीचे की तरफ होना चाहिए। ये जो ट्रांसलेशनल एडवांसमेंट है वो अगर नीचे की तरफ हुआ तो डेफिनेटली इसको आप घुमाओगे किस तरीके से, क्लॉकवाइज ही तो घुमाओगे। तो ये क्लॉकवाइज जो घुमाओगे वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बन जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। इसके बाद मैं आपको एक और रूल बता दूं, दैट पर्टिकुलर रूल इज नथिंग बट राइट हैंड थंब रूल, जो भैया हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। देखो अगर ये करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है, करंट का डायरेक्शन कुछ अगर इस तरीके का है तो मैं थंब को प्लेस करूं इस तरीके से, मैं इधर कर्ल करूं, इधर जब कर्ल करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ यहाँ पर इस तरीके का होगा और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर निकल के आ रही होगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी इन दिस वे, बाहर की ओर कुछ इस तरीके से निकल के आ रही होगी। जूम 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 कुछ इस तरीके से हम लोगों का जो करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा होगा। वेरी गुड। तो ये हमारा क्या है, राइट हैंड थंब रूल, RTR, मतलब राइट हैंड थंब रूल। So I think you have understood enough about the direction pattern. मुझे किस किस पे दिमाग लगाना है? मुझे दिमाग लगाना है राइट हैंड थंब रूल पे एंड एक पाम रूल पे। इन दोनों पे आप लोग दिमाग लगाओ, बाकी सारे के सारे आपको ऑब्जेक्टिव में काम आने जा रहे हैं। तो आप लोग आगे देखो ऑब्जेक्टिव। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने कुछ ऑब्जेक्टिव प्लेस कर रहा हूँ, आप इसे महसूस करो क्या है। If the translational advancement of the screw directs in the direction of the flow of current in a conductor, then rotational motion of the screw directs in the direction of what and vice versa. Is this clear? तो मुझे ये बताओ कि ये क्या दिखाएगा? Then rotational motion क्या दिखाता है? भाई मैग्नेटिक फील्ड तो दिखाता है। और कौन सा रूल था? जरा सोचो, कौन सा रूल था ये? Yes, मैक्सवेल का रूल था ये। वही तो अल्टर थोड़ा सोच रहे हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का कंडीशन हो गया, दिस इज द राइट स्टेटमेंट एंड इसके इस जैसा एक क्वेश्चन आप लोगों को आगे आने वाले स्लाइड्स में दिखेगा। यहाँ ध्यान, if a straight current carrying conductor is held with the right hand with the thumb indicating the direction of flow of current in it, then the curved fingers around it forming the grip indicating the direction of the associated magnetic field line is Ampere's right hand grip rule. जो ग्रिप है वो डायरेक्शन को शो करे, ये कौन सा रूल था? अभी अभी हम लोग बात किए हैं एम्पियर्स राइट हैंड ग्रिप रूल। तो हम लोग इस चीज को दिमाग में रखेंगे और इसी तरीके से आने वाले स्लाइड में हम लोग बकैती करते चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ध्यान दो। और हम लोग यहाँ पे अब आ चुके हैं सीधे के सीधे बायोट-सवार्ट्ज लॉ पे। देखो ये बायोट-सवार्ट्ज लॉ है। इससे पहले भैया कौन सा लॉ आया था? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ किसके वजह से था? उसका सोर्स क्या था? क्यों फोर्स एक्ट कर रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से था? वो जो सोर्स था वो स्केलर क्वांटिटी था। कूलम्ब्स लॉ में देखो फ्रेंड्स, कूलम्ब्स लॉ एक है और यहाँ आप देख रहे हो बायोट-सवार्ट्ज लॉ। कूलम्ब लॉ और बायोट-सवार्ट्ज लॉ में इस दोनों में अंतर क्या है? यहाँ जो सोर्स है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा चीज है ये? चार्ज। दिस इज चार्ज। बायोट-सवार्ट्ज लॉ में जो सोर्स है वो कौन है? वो है वेक्टर क्वांटिटी, वो है वेक्टर क्वांटिटी। इसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा है भाई? इसे हम लोग कहते हैं करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर कुछ इस तरीके से कोई कॉइल है या फिर वायर है, कुछ इस तरीके का वायर है, तो मैं कहूंगा कि
जो करंट के साथ I के साथ जो I क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। लेकिन भैया जब मैं आइडियल कर देता हूं, मतलब I को जब मैं DL से मल्टीप्लाई करता हूं, तो इसी को मैं कह रहा हूं क्या, करंट एलिमेंट। इसी को मैं क्या कहता हूं, करंट एलिमेंट। और जैसे ही भाई ये करंट एलिमेंट है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बायोट-सावर्ट्स लॉ है, दिस इज ड्यू टू द वेक्टर क्वांटिटी, सोर्स इसका वेक्टर क्वांटिटी है। कूलम्ब्स लॉ जो है इसका सोर्स स्केलर क्वांटिटी था। कौन था भाई वो सोर्स, चार्ज। क्लियर, क्लियर फ्रेंड्स। चलो अब हम लोग बात करते हैं बायोट-सावर्ट्स लॉ के बारे में। यहाँ पे ये जो आप आइडियल एलिमेंट है, ये आप समझ गए हो ये क्या है, दिस इज द सोर्स नाउ। पहले चार्ज था सोर्स, अब हम लोगों का जो सोर्स है वो है आइडियल। आइडियल क्या है, दिस इज द करंट एलिमेंट, दिस इज द करंट एलिमेंट। So what happens is friends, आप एक बार स्टेटमेंट को रीड कर लो। बायोट-सावर्ट law gives a relation between the current and the magnetic field. The Biot-Savart law asserts that the magnetic field dV due to an element dl carrying a steady current I at the point P at a distance r from the current element is। यहाँ पर यह कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग एलिमेंट, मतलब करंट एलिमेंट जो कि किसी वायर में है, उसके वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो पहली बात मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, अभी हम लोग मैग्नीट्यूड का भी बात करेंगे और साथ ही साथ डायरेक्शन का भी बात करेंगे। लेकिन बिफोर दैट मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो करंट एलिमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इट विल बी एग्जैक्टली द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट ही होगा ये आइडियल। ये हमारा जो डायरेक्शन होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर है, वेरी गुड। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं क्या कि अब ध्यान देना इस चीज को। मैं बोल रहा हूं कि ये जो dB है, इस dB के लिए एक कंडीशन है, कुछ इस तरीके का वायर है और ये रहा एक पोजीशन वेक्टर, ये रहा एक पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर को मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज द पोजीशन वेक्टर हियर। और मैं बोला कि दिस इज नथिंग बट दिस इज आर वेक्टर। वेरी गुड, समझ रहे हो ये बात। और इस वायर में कोई करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें वेक्टर क्वांटिटी कौन सा बताया मैं तुम्हें, मतलब ये आइडियल है जो इसका वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो आप लोग ये भी महसूस कर पा रहे होंगे कि इस वायर से ये कुछ तो थीटा एंगल भी बना रहा होगा, दिस इज द थीटा एंगल। क्लियर है फ्रेंड्स, वेरी गुड। तो आप लोगों को यह एहसास हो रहा है कि हम लोग पाम रूल में क्या बोले थे, थंब रख दो आप करंट के डायरेक्शन में, पोजीशन वेक्टर की तरफ अपने हाथ को ओपन करो, जो आपका पाम दिखा रहा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड ही तो दिखा रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन विच डायरेक्शन, इट विल बी क्रॉस, मींस इट विल बी इनसाइड, इनवर्ड। क्लियर है ये पॉइंट, वेरी गुड। तो अब यहां पर ध्यान देना कि ये हमारा आइडियल एलिमेंट है, दिस इज थीटा and here we are talking about some point which is P1। तो देखो ये चीज आप लोग को ये जो बताया गया है ये क्या है वो आप समझ रहे हो। मैं अगर इसे इसके अलोंग अगर मैं कोई स्ट्रेट लाइन खींच दूं, क्यों खींचूंगा भाई, एक डिफरेंस लेना है इसलिए खींच लेना है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ ध्यान दो, इस पर्टिकुलर लाइन पे कहीं पर कोई एक पॉइंट हो जाए P2 एंड मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का बात कर रहा हूँ P1 का। तो ये जो P1 है, ये अगर मान लो यहाँ पर कुछ 90 डिग्री बना रहा है तो कुछ तो एंगल से ये डिफ्लेक्ट हुआ ना, ये जो पोजीशन वेक्टर कुछ तो थीटा एंगल बना रहा है ना यहाँ पे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप एक चीज महसूस करना, ये आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर तो एक प्लेन में है, मतलब एक प्लेन में है ये, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एलिमेंट भी है और पोजीशन वेक्टर भी है। मतलब क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को निकल के आ रहा है, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एलिमेंट एज वेल एज द पोजीशन वेक्टर। मतलब ये जो करंट एलिमेंट है और ये जो पोजीशन वेक्टर है, इस दोनों से ही परपेंडिकुलर होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है आपके दिमाग में, बताओ। वेक्टर क्वांटिटी पढ़े थे, बताओ
यस, जो रिजल्ट था वो परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स कब आ रहा था? क्रॉस प्रोडक्ट में आ रहा था भाई। ए क्रॉस बी का वैल्यू आ रहा था ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप। एन कैप क्या था? इट इज द नॉर्मल टू द बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं उसी चीज को, डीबी वेक्टर का बारे में बात कर रहा हूं। एंड व्हाट दिस डीबी वेक्टर इज? डीबी वेक्टर ये कहता है, यहां पर ये चीज थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं हो सका है, मैं इसको चाहूंगा थोड़ा बड़े बड़े ब्रशों से मिटा देना। मैं इसको मिटा रहा हूं, हमें याद रखना। आ जाओ, यस यस। देखो इसमें जो कंप्यूटर मिस्टेक है ना भाई, वो कुछ ज्यादा था, तो मैं इसको हटा दिया। अब मैं बोल रहा हूँ क्या, यहाँ देखो, जो डीबी वेक्टर होता है फ्रेंड्स, जो डीबी वेक्टर होता है फ्रेंड्स, वैस फिल लो, जो डीबी वेक्टर होता है फ्रेंड्स, दिस विल बी रिटन एज आईडीएल, एक वेक्टर है, क्रॉस कर दो इसको पोजीशन वेक्टर से, अपॉन आर क्यूब, और यहाँ क्या लिखोगे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है? इट इज एज सिमिलर टू व्हाट वी यूज्ड टू राइट इन कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज हम लोग कर रहे हैं दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट क्या है सर? म्यू नॉट इज नथिंग बट, म्यू नॉट को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। सो फ्रेंड्स व्हाट हैपेंस, यहां हम लोग मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन? डायरेक्शन आप लोग पता कर लो कुछ उसी तरीके से जैसे मैं डिस्कशन किया। आई होप कि आपको ये सारा का सारा बायो-सावर्ट्स लॉ के बारे में हर एक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। लेट अस नाउ मूव अहेड विद द फर्दर पॉइंट्स। देखो फर्दर पॉइंट्स क्या है? ऑल मैग्नेटिक फील्ड्स दैट वी नो आर ड्यू टू करंट्स और मूविंग चार्जेस एंड ड्यू टू इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी मैग्नेटिक फील्ड होंगे इसके अराउंड में, ये होंगे किस वजह से? मूविंग चार्जेस की वजह से। मूविंग चार्ज की वजह से करंट आता है, लास्ट चैप्टर में पढ़े थे हम लोग। जो करंट आता है उसके वजह से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। एंड ड्यू टू इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो अंदर में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन भैया हैं, वो अपना एक मैग्नेटिक मूवमेंट बना के रखते हैं। ये आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो वहां पर उसी चीज के आधार पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कुछ इस तरीके का। कंसीडर एन इनफिनिटेसिमल एलिमेंट डीएल ऑफ द कंडक्टर। जब कभी भी कोई भी बड़े से कंडक्टर का बात हो रहा होगा, आप एकदम छोटू सा एक कंडक्टर ले लो जिसको आप डीएल नाम दे दो। जैसे होता है ना, कोई भी घर में एक छोटा सा बच्चा जन्म लिया, उसको नाम देने के लिए भाई नाम याद नहीं आ रहा है, क्या समझ में कुछ आ नहीं रहा है, भाई कोई नाम दे दो चिंटू, कोई नाम दे दिया पिंटू। क्लियर? कुछ उसी तरीके से आप यहाँ पर नाम दे दो डीएल वेक्टर। क्लियर है? छोटू सा है डीएल वेक्टर। वेरी गुड। तो consider an infinitesimal element dl of the vector conductor. The magnetic field dv due to this element is to be determined at a point p which is at a distance r from it. तो ये रहा पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डिटरमिन कर रहे हैं। तो ये हमारा जो r है that will be considered as the distance from this particular element and let theta be the angle between dl and the displacement vector r. अब यहाँ ध्यान दो, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है डीवी वेक्टर, इसको हम लोग लिखे कैसे थे वाले? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे तो ये आएगा क्या? ये देखो, आई डीएल क्रॉस आर, मतलब ये क्या साइन थीटा आता है, a क्रॉस b इज इक्वल टू ab साइन थीटा। यस, तो ये क्या लिखोगे आप लोग? आई डीएल साइन थीटा इंटू आर अपॉन आर क्यूब। ये r से ये क्यूब आप कैंसिल करोगे कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। सो इट विल बी रिटन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा
upon r square. So this becomes dv factor. Is this clear all of you? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है? कुछ इसी तरीके से हम लोगों को चीजें जो है वो निकल के आती हैं। अब हम लोग आगे बढ़े, इस चीज को आपको ध्यान में रखना, ये जो स्टेटमेंट है दिस स्टेटमेंट इज इक्वली ट्रू एंड ये जो आप स्टेटमेंट देख रहे हो दिस इज आल्सो ट्रू। ये आपको डायरेक्शन बताने के काम आएगा। कई एक बार इसी फार्मूले से डायरेक्शन पता चलेगा और एक ये फार्मूला आपको मैग्नीट्यूड पता करने के काम आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं and now we are coming to this particular point according to the Biot-Savart law. फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, the magnitude of the magnetic field dV is directly proportional to the current I। मतलब जो dV है इसका जो मैग्नीट्यूड है वाला that will be directly proportional to the current। बहुत अच्छा। and element dl के भी directly proportional है and is inversely proportional to the square of the distance between them। dV is inversely proportional to the square of the distance between them। This is r, this r का mode आप ले लो and this becomes r and इसका square। Its direction is perpendicular to the plane containing dl and r। जिस particular plane में dl और r है उससे perpendicular होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा that will be perpendicular to both dl and r। तो डायरेक्शन कैसे निकालना है ये हम लोग ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, तो ये बहुत ज्यादा आप लोग के लिए प्रॉब्लमेटिक स्लाइड नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ देखो, आप लोग ये चीज तो जान ही रहे हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट क्या है बालक, ये देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज नथिंग बट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज नथिंग बट 10 टू द पावर -7। जब कभी भी भैया म्यू नॉट अकेले पड़ जाए तो 4 पाई को बाय इज्जत इस तरफ लेके आ जाओ, 10 टू द पावर -7 यूनिट्स। तो ये आप लोगों को इस तरफ लेके आ जाना है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो इस तरीके से हमारे सामने कंडीशन है एंड वी कॉल म्यू नॉट द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। dv is nothing but म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r2 and this is vector। This is known as Biot-Savart law। The direction is given by right hand screw rule। कोई बात सही है। Yes। Which law of electricity is Biot-Savart law of magnetism analogous to? So friends, आप लोग ये कंक्लूजन पे तो जरूर आ गए होंगे कि हम लोग ऑलरेडी इस चीज को डिस्कशन कर चुके हैं कि इट इज नथिंग बट कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ से एनालोगस है। क्लियर? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ें। Name one property that cannot be calculated using the Biot-Savart law।
सो ऑब्वियसली इससे हम लोग क्या पता कर पाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पता कर पाते हैं फ्रेंड्स। क्या नहीं पता कर सकेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता कर सकेंगे भाई। ये सारे पॉइंट्स आप लोग अपने दिमाग में रखते चलना, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। अब आते हैं यहाँ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन बायोट-सवार्ट लॉ एंड द कूलम्ब्स लॉ। बायोट-सवार्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ में क्या सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हैं? देखो, कूलम्ब्स लॉ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर सोर्स। ये बात मैं समझता हूं कि आप लोगों को बहुत भली भांति क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज अलोंग द पोजीशन वेक्टर, द फील्ड इज परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है बालक, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी होता है तो रिजल्ट किस तरफ आता है? इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स। तो यहां पर द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द पोजीशन वेक्टर एंड द करंट एलिमेंट। वेरी गुड। देयर इज नो एंगल ऑफ डिपेंडेंस, मतलब क्या है? F is equals to K mod of Q1 mod of Q2 अपॉन R स्क्वायर है। इसमें कहीं पर भी थीटा आ रहा है क्या? नो। लेकिन यहाँ पर हमारा थीटा के ऊपर भी डिपेंडेंस है। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंसेस बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड बायोट-सवार्ट लॉ। इन सारी चीजों को आप लोग अपने दिमाग में रखते चलो। एंड वन मोर थिंग, बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड्स, मतलब कितने दूर तक ये काम कर सकता है? 1 किलोमीटर तक। लॉन्ग रेंज का मतलब ये मत समझ लेना कि भाई 100 किलोमीटर तक, ऐसा नहीं है। लॉन्ग रेंज फील्ड्स हैं, बोथ ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल को दोनों के दोनों फील्ड्स फॉलो करते हैं। चाहे आप कूलम्ब्स लॉ का बात करो या फिर आप बायोट-सवार्ट लॉ के बारे में बात करो, दोनों ही सुपरपोजिशन के लॉ को फॉलो करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ध्यान दें। अभी तक आप लोगों को ये बोला जा रहा था कि C is equals to 1/√under epsilon naught mu naught। अब ये हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। तो देखो, mu naught epsilon naught क्या है? तो अगर mu naught epsilon naught का बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 4 पाई मल्टीप्लाई कर दो एंड नीचे में भी 4 पाई मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं सर? वेरी गुड। तो हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई? यस सर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था बालक? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था? 9 into 10 to the power 9 यूनिट सर। तो लाइकवाइज ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? 1/9 into 10 to the power 9 यूनिट सर। एंड ये कितना है बालक? 10 to the power -7 यूनिट। तो अगर ये नीचे जब लेके आओगे तो ये क्या बन जाएगा? 1/9 into 10 to the power 16। बोलो बोलो। यस सर। अब इस चीज को हम लोग अगर यहाँ पर विजुअलाइज कर सकें, अगर इसको हम लोग इस तरीके से लिखना चाहें इसी पॉइंट को, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? यस। एंड इट कैन बी रिटन इन दिस वे, विल बी इक्वल टू 1/c²। तो दैट वे c will come out to be 1/√under mu naught epsilon। I hope this is very much clear to you कि c will be equal to 1/√under mu naught epsilon naught क्यों? समझ गए आप लोग? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ ध्यान देना। Find out the dimension of mu naught epsilon naught। -1/2 is the dimension। It means what? ये पूछना चाह रहा है भाई साहब 1/√under mu naught epsilon naught के बारे में। ये क्या है? तो डेफिनेटली दिस इज C, दिस इज C। यहाँ देखो, हम लोग बात किए C is equal to 1/√under mu naught epsilon naught, वही हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं C is 1/√under mu naught epsilon naught। वेरी गुड। कुछ इसी तरीके से हम लोगों को चीजों को टैकल करना है। यहाँ देखो, according to बायोट-सवार्ट law, the magnitude of magnetic field is directly proportional to current भी है, length of the element भी है, square of the distance नहीं, both and be yes। ये ज्यादा प्रॉपर आंसर, both and be are true। Now coming up with in बायोट-सवार्ट law, the direction of magnetic field is given by
राइट हैंड स्क्रू रूल, मैक्सवेल्स स्क्रू रूल, एम्पियर्स राइट हैंड ग्रिप रूल, मैग्नेटिक लेफ्ट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, नो। मैक्सवेल्स स्क्रू रूल, एम्पियर्स राइट हैंड ग्रिप रूल एंड राइट हैंड स्क्रू रूल भी आप लोग कह सकते हो, कोई बात नहीं। Here now it is there is no angle of dependence in Coulomb's law. Angle of dependence किस particular law में नहीं है and that particular law is nothing but Coulomb's law. Yes. So आपको इस चीज को अपने दिमाग में रखना, ये सारे के सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट थे as far as magnetic moving charge and magnetic chapter is concerned. आ जाओ magnetic field due to current carrying circular loop. यस, यहाँ आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं करंट कैरिंग वायर के वजह से जो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ ध्यान देना, ये अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग अलग अलग डिफरेंट शेप के बारे में पढ़े थे कि भाई उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, उसके द्वारा फोर्स क्या लग रहा होगा। तो सेम वे वी आर लर्निंग हियर अबाउट सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर और इसी तरीके से न जाने कितने सारे चीज। बताओ, सोचो जरा कि ये साइंटिस्ट बेचारे करते क्या थे। वो तुम्हारे माथे के ऊपर अत्याचार करने का उसी समय से सोच रहे थे, 200 साल पहले से। उसमें हम लोग भी तो थे। वेरी गुड, ऐसे ही समझो। खैर चलो, यहाँ पे हम लोग बात करें। ऑलराइट, देखो यहाँ ये जो डीएल है, ये डीएल वेक्टर किसी तरफ भी हो सकता है। मैं तुम्हें ये यही सेम पर्टिकुलर जो डायग्राम है, ये मैं दूसरे तरीके से भी बना के तुम्हें दिखा सकता हूँ। ये देखो, ऐसा कुछ इस तरीके का है ये। यस, और साथ ही साथ मैं अगर बात करूं इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहां तक, तो मैं अगर डीएल इस तरफ ले रहा हूं तो क्या मैं डीएल उस तरफ भी तो ले सकता हूं। देखो इस तरफ, इस तरीके का। एंड देन मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड। सो स्टूडेंट्स, ये और ये दोनों में क्या डिफरेंस है, जरा समझो, समझो भाई, इस चीज को समझो। यहाँ पर करंट नीचे की ओर था, यहाँ पर मैं करंट को ऊपर की ओर बना रहा हूँ। तो दोनों ही कंडीशंस में मैं डायरेक्शन के ऊपर आप लोगों का कमांड कराना चाहता हूँ पहले तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों के लिए कुछ एक चीज लेके आना चाहूंगा। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ पेन, और अब आप लोग इस चीज को ध्यान देना कि मैं बात करने जा रहा हूँ जिस दो चीजों के बारे में, ये काफी इंटरेस्टिंग है। और ये अभी मैं आपको डेरिवेशन करके दिखाने जा रहा हूँ। सर्कुलर कॉइल की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑन द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। और एक और बात, ये जो पर्टिकुलर डेरिवेशन मैं करने जा रहा हूँ, ये जेईई के विद्यार्थियों के लिए नहीं है। बेवजह का टाइम क्यों वेस्ट करना। इसका जो डायरेक्टली फॉर्मूला है, हम लोग उस पे ही क्यों नहीं आना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो है क्या, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो फ्रेंड्स, आप लोग जिनको भी डायरेक्टली फार्मूला से मतलब है, उनके लिए तो भाई ये डायरेक्ट क्लियर है फार्मूला। इस पे x क्या है, x इज द डिस्टेंस, यहां आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। दिस इज x, ये हमारा रेडियस है कैपिटल R, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर स्मॉल r। क्लियर, बहुत अच्छा। अब ये आया कैसे, ये जो भूतिया फार्मूला दिख रहे हो, ये जो सूत्र है, ये आया कैसे। तो भाई इस चीज के बारे में हम लोग अभी बहुत अच्छा विश्लेषण करने जा रहे हैं कि भाई ये फार्मूला को हम लोग कैसे डिराइव करें। और ये फार्मूला अगर आपके दिमाग में रहता है तो आप लोग ये समझ लो कि मैग्नेटिज्म में यदि डेरिवेशन का पार्ट आ जाए आपके 12th बोर्ड के एग्जाम में, तो आप बहुत भली भांति इस पर्टिकुलर डेरिवेशन को कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ और यहाँ दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग समझते हैं। तो
तो भाई मैं तुम्हें क्या बोला था कि करंट के डायरेक्शन में आप अपने थंब को रखोगे, पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में अपने हाथ को खोलोगे और वो जो डायरेक्शन देगा वही आपका डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। राइट राइट, प्रॉमिस कर रहे हो, याद है तुम्हें? वेरी गुड। देखो ये हमारा करंट कैरिंग वायर ये रहा वायर, ये रहा पोजीशन वेक्टर। तो ये डेफिनेटली किस तरफ ओपन होना चाहिए? नीचे की तरफ। तो देखो यहाँ पर मैं इसको बताना चाहूंगा कि ये किस तरफ आ रहा है। देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। कितना एंगल बनाएगा भाई ये बताओ? तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही, ये चीज तो आप लोग जान रहे होंगे कि मैं ये लिख चुका हूं कि dv वेक्टर इज इक्वल्स टू idl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब का डिपेंडेंसी है इनटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। राइट। तो स्टूडेंट्स मुझे एक बात समझाओ जरा कि dv विल बी perpendicular to the ideal vector and it will be perpendicular to the position vector as well. Yes or no? I think आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैं बोला कि इसका एक मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से आ रहा है dp। Likewise नीचे का भी कोई एक एलिमेंट होगा और वो एलिमेंट भाई साहब नाराज ना हो जाए तो उनके लिए भी एक आप एक्सिस यहाँ पर बना ही डालो। और भाई ये अगर इस तरीके से आ रहा है तो यहाँ पर हमारा जो कुछ इस तरीके का होगा, मतलब ये हमारा ओपन हो रहा है कुछ इस तरीके का। तो आप ये थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ी ये हो रहा है कि मैं इसको आप लोगों के सामने थोड़ा सा टाइम लेते हुए अच्छा सा एक डायग्राम बनाना चाहूँगा कुछ इस तरीके का। समझो ऐसा यस। तो ये कुछ इस तरफ जाएगा, यहाँ ध्यान देना, कुछ इस तरफ इससे परपेंडिकुलर दिस साइड, इट विल गो दिस साइड। और एक एक्सिस है भैया वर्टिकल एक्सिस। देखो ये है वर्टिकल एक्सिस। मैं तुमसे अगर बोला कि भाई ये अगर तुम समझ गए हो तो सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ वैसा ही कंडीशन। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर कुछ उस तरफ जा रहा था डीएल वेक्टर, करंट ऐसे था, यहाँ पे कुछ इस तरफ आ रहा है और ऐसे आने की वजह से जो हमारा डीवी वेक्टर है वो उस तरफ जा रहा है। तो डीवी वेक्टर हमारा इससे परपेंडिकुलर है। आई मीन टू से व्हाट, हियर दिस इज 90 डिग्री। क्लियर है फ्रेंड्स? मैं महसूस करता हूँ, समझता हूँ कि आप सारे लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो मैं दोनों ही एंड से अगर एंगल लूं तो यहाँ पर भी थीटा बनेगा और यहाँ पर भी थीटा बनेगा वाला। ये हमारा आर है और ये आप भली भांति समझ रहे होंगे कि ये जो सेंटर से यहाँ की जो दूरी होगी दिस विल बी नथिंग बट रेडियस कैपिटल आर। Is this clear to all of you guys? Yes. अब ध्यान दो यहाँ, ये हमारा x है, मतलब जो सेंटर है इससे उस पॉइंट की बात हो रही है जिस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। वहां से वहां के बीच की जो दूरी है दैट विल बी कंसीडर्ड एज x। वेरी गुड। तो मुझे ये बताओ जरा कि ये जो dv है और ये जो dv गए इनका इस पर्टिकुलर एक्सिस के साथ थीटा कितना बन रहा होगा? तो ध्यान दें इस बात को कि ये अगर 90 डिग्री है तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल होगा दिस विल बी 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। यस यस यस, वेरी गुड, समझ रहे होगे बात को? वेरी गुड। और
ये जो हमारा एंगल है दिस इज 90 डिग्री। ये जो हमारा एंगल है बालक, समझ रहे हो बालक, ये जो हमारा एंगल है ये हमारा क्या है 90 डिग्री। तो ये बेचारा जो एंगल बचा, ये हमारा एक्स एंगल जो है ये क्या हो जाएगा बताओ, 90 माइनस 2 थीटा प्लस थीटा प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो यस और नो। यस सर। इसका मतलब जब इसको इस तरफ लेके आओगे तो क्या बन जाएगा ये बताओ, माइनस 2 थीटा प्लस थीटा इज माइनस थीटा, उस तरफ जाएगा तो ये x विल बिकम थीटा। तो ये जो x है ये नथिंग बट इट इज थीटा। क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? हैव यू गॉट इट? यस। एंड सिमिलरली मैं अगर यहां का बात करूं, यहां का बात करूं तो कुछ उसी तरीके से ये 90 डिग्री माइनस 2 थीटा होगा। और यहां का अगर मैं बात करूं, यहां का अगर मैं बात करूं, ये वाले पॉइंट का अगर मैं बात करूं, सो इट विल अगेन बिकम थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? यस ऑल ऑफ यू, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड। अब मुझे बताओ इसी डायग्राम को मैं अगर एक नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलूं एंड मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसी डायग्राम को अगर मैं बात करूं यहां कुछ इस तरीके से, मैं स्लाइड ले लिया एंड मैं बोल रहा हूं क्या कि देखो ये हमारा एक लूप था, यहां से यहां की जो दूरी थी यहां पर उस तरफ और इस तरफ dB और dB था। और मैं तुम्हें बोला क्या कि एक वर्टिकल एक्सिस ले लो, इस वर्टिकल एक्सिस से इसका जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पर भी थीटा और यहाँ पर भी थीटा। वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ बालक, यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल कितना बना रहा होगा? देखो ये अगर dB आइडियल के साथ भी 90 है, dB r के साथ भी 90 है, तो आइडियल r के साथ 90 डिग्री होगा ना। तो दिस इज 90 डिग्री। एक लॉजिक से भी आप समझ रहे हो और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। तो मैं डायरेक्टली ये क्या फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि dB will be nothing but mu naught upon 4 pi IDL sin of 90 degree upon r square। यस सर, समझ रहे हो? It means what? dB is equals to mu naught upon 4 pi IDL upon r square। Is this clear to all of you? I hope it is। तो ये हमारे सामने IDL upon r square हो जाता है। एंड सिमिलरली जब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लेके गया यहाँ, तो आप बताओ मेरा जो dB है, ये जो आप dB देख रहे हो, ये dB नथिंग बट इसे हम लोग लिख रहे हैं इट इज mu naught upon 4 pi IDL upon r square। और ये dB का दो कंपोनेंट है, किस तरफ dB cos थीटा, ये इट इज dB cos थीटा, एंड इसी का दो कंपोनेंट कुछ इस तरफ, ध्यान देना स्टूडेंट्स, कुछ इस तरफ, इसी का दो कंपोनेंट इस तरफ लाइक दिस। बताओ कौन कौन से वो दो कंपोनेंट हो गए? इधर इट इज dB sin थीटा, dB sin थीटा। सो स्टूडेंट व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि ये जो dB cos थीटा है दिस विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड dB sin थीटा इज गोइंग टू गेट इंटीग्रेटेड। यस, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? तो हम लोग अब dB को सॉल्व करें, अगर हम लोग dB नेट निकालें तो अब मुझे ये बताओ जरा कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं mu naught upon 4 pi IDL upon r square and into sin theta। अब लिमिट किसको दिया जाए भाई? तो यहाँ आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जो एलिमेंट्री पार्ट है वो कौन सा है? बताओ बताओ बताओ, यहाँ एलिमेंट्री पार्ट कौन सा है? जैसे इंटीग्रेशन देखे ये देखो, ये d किसके आगे लगा हुआ है? लेंथ के आगे लगा हुआ है। तो मुझे थीटा को भी या तो लेंथ के टर्म में लिखना होगा
या फिर लेंथ को मुझे थीटा के टर्म में लिखना होगा। ये बात आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई मैं थीटा को एल के टर्म में लिख देता हूँ, तो देखो क्या होगा। ये जरा बताओ स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ की जो दूरी थी, क्या हम लोग इसको r से नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे? कर रहे थे सर। और साथ ही साथ यहाँ ये जो दूरी थी इसे हम लोग क्या कर रहे थे ये बताओ? दिस वाज नथिंग बट r एंड यहाँ से यहाँ की दूरी x थी। क्लियर? दिस इज थीटा। तो मुझे ये बता सकते हो sin थीटा क्या है? फिर sin थीटा इज इक्वल टू p बाई h, मतलब r अपॉन r। आप वहां पे इस चीज को रख सकते हो, यस रख दो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर इनटू r अपॉन कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। यस, so it will be nothing but mu naught I upon 4 pi r cube and here it is and then it will be r and inside it is dl। अब बताओ बालक, ये जो dl है, ये जो एलिमेंट हम लोग लिए थे छोटू सा dl, ये पूरे के पूरे सर्किल पे अगर चलता गया, घूमता गया तो पूरा लेंथ ये कितना चलेगा? So it will definitely run for 0 to 2 pi r distance। So हम लोग इसको अगर आगे बढ़ाएं तो it will be written as mu naught I into r upon 4 pi r cube and it will be written as 2 pi r minus 0। कितना आसान सा तो चीज है। अब इस चीज को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो mu naught I into r upon 4 pi r cube and into nothing but 2 pi capital R। अब बताओ 2 पाई से ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा? यस सर होगा। तो अब मुझे ये समझाओ जरा बालक, समझा दो जरा कि क्या हम लोग इसको यहाँ पर कुछ ऐसे लिख सकते हैं? कैसे सर? ऐसे B is nothing but mu naught I r square upon 2 into this is r cube। अब यहाँ ध्यान देना बालक, ये r के बारे में कहानी। r हमारा क्या है? फ्रॉम ट्रायंगल ये a b c, अगर ये ट्रायंगल है फ्रॉम ट्रायंगल a b c, हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग लगाएं तो क्या ये पाइथागोरस थ्योरम कैन से यू कि r square is nothing but root under r square plus x square। yes, so आप वहां पर उस चीज को रख दे सकते हो r sorry yes, ये हमारे सामने पॉइंट है। तो आप वहां पे जब रखोगे तो ये बन जाएगा म्यू नॉट I r square by 2 into r square plus x square whole to the power 3 by 2। and अगर इसमें n number of loops हो, for n number of loops, इसी चीज को आप लोग लिखोगे कैसे? B will be written as mu naught n I r square by 2 into r square plus x square whole 3 by 2। I hope guys you all have got the point। Here n is number of loops, I is current, r is radius, capital R is radius, x is the distance from center to the point where we are finding a magnetic field and capital R is again the radius। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखोगे एंड इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर मैं बोला कि एट सेंटर, सर एट सेंटर, मैं इंटरेस्टेड हूं एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए, तो आप यहां पर क्या करोगे? x को 0 कर दोगे, x विल डेफिनेटली बी इक्वल टू 0। ये आप देखो ये x आप लोग क्या करोगे? 0 कर दोगे। तो जैसे ही आप लोग x को 0 करोगे तो मैं आपको लेके चलूंगा सीधे आगे के स्लाइड पे और मैं बोलूंगा कि यहां ध्यान दो, अगर हम लोग x को 0 करते हैं
और हम लोगों के पास b का वैल्यू रखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सॉरी स्टूडेंट्स, यस इट इज म्यू नॉट n I r स्क्वायर अपॉन 2 into r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो मैं अगर x को 0 कर दूं तो ये बन जाएगा म्यू नॉट n I r स्क्वायर बाय 2 into x 0 कर दो, ये बन जाएगा क्या r क्यूब और for n is equals to 1। अगर नंबर ऑफ लूप हमारा 1 है भाई, ऐसा कुछ बात हो रहा है ऐसा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके का हो जाएगा। एंड यहाँ हम लोग बोल सकते हैं क्या, r स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया एंड दिस फार्मूला बिकम्स म्यू नॉट I अपॉन 2r। यस क्लियर, समझ में आ रहा है आप सभी को। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि क्या ये जरूरी है सर कि वो सर्कल के फॉर्म में ही दे? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कुछ इस तरीके का डायग्राम बना दे सर ऐसा, और बोले यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए? तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर ऐसे कंडीशंस आते हैं तो आप b का वैल्यू रखोगे क्या, म्यू नॉट I अपॉन 2r एंड इनटू थीटा बाय 360 डिग्री। ये पॉइंट आपको मास्टर स्ट्रोक है। इस पॉइंट को आप लोग अपने दिमाग में रखोगे ताकि ऐसे क्वेश्चंस हम लोग आसानी से कर सकें। कुछ उसी तरीके से जैसे हम लोग r के बारे में पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी 2k लैम्डा बाई r sin अल्फा बाई 2, कुछ उसी तरीके का कंडीशन यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं। इसको आप लोग अपने दिमाग में रखोगे और लाइकवाइज हमारा जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा इसको हम लोग कवर अप कर सकेंगे। This is yet another point. At the center of the loop x is equal to 0, hence the magnetic field line due to circular wire form close to base on this figure। मतलब ये जो सेंटर पे हमारा एक क्लोज लूप बनेगा क्योंकि सारे के सारे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे आके जुड़ते जा रहे हैं, वो एक डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करके आप इसका मैग्नेटिक फील्ड पता कर ले सकते हो। सो गाइस, आई होप कि आज का सेशन आप लोग को बहुत मजेदार लगा होगा। इसके बाद का क्लास मैं फिर कल लेके आऊंगा, अपलोड करूंगा एंड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स के पार्ट को भी हम लोग कवर अप करेंगे। एंड इसके आगे का जो आप देख रहे हो स्लाइड में ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हूं, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एंड ऑल, वो हम लोग कल बात करेंगे। आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। एंड इसी के साथ मैं आज आप लोगों को विराम देता हूं एंड आप लोग सीधा 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 लास्ट स्लाइड पे आएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पर भी आपको कोई भी समस्या महसूस हो और आपको ना समझ में आया हो, आप चाहते हैं कि इसका प्रॉपर री एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, आप डेफिनेटली हमारे कमेंट बॉक्स में इसको ड्रॉप करें ताकि मैं जो कुछ भी इंप्रूवमेंट हो सके वो कर सकूं। एंड थैंक यू कि आप मेरे लास्ट तक इस सेशन में बने रहे एंड डेफिनेटली हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। नमस्कार।